दोस्तों, क्या आपने हिसाशी आउची का नाम सुना है? वो व्यक्ति जिसने दुनिया का सबसे भीषण रेडिएशन अटैक झेला था। एक ऐसा न्यूक्लियर अटैक जो हिरोशिमा और नागासाकी बम धमाके से भी ज्यादा खतरनाक था। वो व्यक्ति ना चाहते हुए भी 83 दिनों तक जिंदा रहा, बल्कि यूं कहें कि जिसे मौत आने में 83 दिनों का समय लगा। और इस बीच उसकी हालत कुछ ऐसी हो गई कि खुद डॉक्टर्स भी उसे देखकर घबराने लगे। दोस्तों, ये कहानी है हिसाशी आउची की। वो व्यक्ति जो इतिहास के पन्नों में द मोस्ट रेडियो एक्टिव मैन के नाम से दर्ज है, और वो इसलिए क्योंकि इस पर लगातार 1 मिनट तक इतना रेडियो एक्टिव एक्सपोजर हुआ जितना कि 17 लाख एक्सरे करवाने पर होता है। इसे और भी आसान भाषा में कहें तो कुछ ऐसा कि जब अमेरिका ने जापान पर परमाणु हमला किया था और जिस जगह पर बम को गिराया था उसके बीचों बीच हिसाशी खड़ा हो, लेकिन उस परमाणु हमले में वो जिंदा बच जाए। अब कहने को तो ये किसी चमत्कार से कम नहीं लगता, लेकिन इस चमत्कार ने हिसाशी को वो दर्द दिया जिसे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। और इसलिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको सचेत करना चाहूंगा कि ये दर्दनाक और भयानक कहानी है। ऐसे में हमारा ये निवेदन है कि अगर आप कमजोर दिल वाले व्यक्ति हैं तो अपने विवेक पर काबू बनाए रखिएगा। ये बात है साल 1999 की, दिन 30 सितंबर और जगह है जापान का टोकाईमुरा न्यूक्लियर पावर प्लांट। रोज की तरह आज भी एक सामान्य दिन था, जहां सभी लोग अपने देश के प्रति समर्पित होकर देश की ऊर्जा आपूर्ति के लिए मेहनत से काम कर रहे थे। इन्हीं लोगों के बीच 35 साल का हिसाशी आउची भी था, जो बतौर टेक्नीशियन अपने 2 साथी मासोटा शिनोहरा और युटाका योकोकवा के साथ अपने फर्ज को अंजाम दे रहा था। हिसाशी और उसकी टीम का काम न्यूक्लियर फ्यूल बनाने का था, जिसके तहत वो लोग यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड को प्रोसेस कर उसे एनरिच्ड यूरेनियम में परिवर्तित करते थे। आपकी एक्स्ट्रा जानकारी के लिए बता दें कि एक बेहद जटिल प्रोसेस होता है जिसमें कुछ पाउंड एनरिच्ड यूरेनियम को लेकर उसे ऑटोमेटेड पंप्स के द्वारा एक खास तरह के वेसल्स में नाइट्रिक एसिड के साथ मिलाया जाता है। इस काम को बड़ी ही सावधानी के साथ किया जाता है। सभी स्टेप्स को फॉलो करना अनिवार्य होता है, जिसमें एक छोटी सी भी लापरवाही की कोई जगह नहीं होती है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो इसके परिणाम बेहद डरावने होते हैं। ऐसे में इस प्रक्रिया में काफी समय भी लग जाता है। तो हुआ कुछ यूं कि हिसाशी और उसकी टीम अपने प्रोडक्शन टारगेट से करीब 2 दिन पीछे चल रही थी। ऊपर से इनके पास समय भी कम था। माना जाता है कि टारगेट को पूरा करने के चलते इस टीम ने एक शॉर्टकट अपनाया। जो काम मशीन के द्वारा किया जाता है उसमें तेजी लाने के लिए हिसाशी और उसकी टीम ने उसी काम को अपने हाथों से करना चालू कर दिया। प्रोसेस के हिसाब से यूरेनियम का सॉल्यूशन जो मशीन के द्वारा अपने समय से वेसल में जाता था, उसे इन लोगों ने बाल्टियों से भरकर टैंक में पलट दिया ताकि समय कम लगे। इतना ही नहीं, हद तो तब हो गई जब इस टीम ने मैन्युफैक्चरिंग स्टैंडर्ड को भी दरकिनार कर दिया। GMP यानी जर्नल मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस के तहत जहां एक बार में केवल 5% यूरेनियम का इस्तेमाल किया जा सकता था, लेकिन इस टीम ने 35% यूरेनियम का इस्तेमाल किया, जो स्टैंडर्ड प्रैक्टिस से 7 गुना ज्यादा था, सिर्फ इसलिए ताकि वो लोग कम समय में ज्यादा फ्यूल बना ले और अपना टारगेट किसी भी तरीके से पूरा कर सके। लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि शॉर्टकट का अंजाम क्या होने वाला है। वो यूरेनियम के साथ नहीं बल्कि अपनी मौत के साथ खेल रहे थे। हालांकि अभी जानने का कोई भी फायदा नहीं था, क्योंकि अब तक आधे घंटे का समय बीत चुका था और तभी अचानक टैंक से नीले रंग की गैस का रिसाव होने लगा। ये देखने में गैस थी, लेकिन असल में ये एक चैन रिएक्शन से निकलने वाले रेडिएशन थे, जो यूरेनियम का मास जरूरत से ज्यादा बढ़ जाने के चलते निकले थे। गैस का रिसाव और नीली रोशनी के चलते वहां सभी इमरजेंसी अलार्म एकाएक बजने लगे, जो इस बात का संकेत था कि एरिया को तुरंत ही खाली किया जाए। इसे सुनकर जो लोग वहां पर काम कर रहे थे वो सब एक साथ वहां से दूर भागे। इस समय हिसाशी टैंक के ठीक ऊपर खड़ा था और उसके दोनों साथी भी उसके पास ही मौजूद थे। अलार्म सुनकर वो तीनों भी भागने का प्रयास करते हैं, लेकिन इसी बीच एक जोरदार धमाका होता है और वो तीनों इसकी चपेट में आ जाते हैं। अब क्योंकि हिसाशी टैंक के सबसे ज्यादा करीब था, इसलिए रेडिएशन का असर भी सबसे ज्यादा उसी पर हुआ। टेक्निकल तौर पर देखा जाए तो इस धमाके में हिसाशी और उसके दोनों साथियों की मौत होना स्वाभाविक थी, इसलिए धमाके के तुरंत बाद सभी को लगा कि वो तीनों मारे गए। लेकिन हर कोई तब हैरान रह गया जब उन्होंने हिसाशी को करहाते हुए सुना, जो बचाओ बचाओ की आवाज निकाल रहा था। लोग जब उसके पास पहुंचे तो देखा कि उसका चेहरा लाल हो चुका था और वो उल्टियां कर रहा था। उसके साथियों की हालत थोड़ी बेहतर थी, लेकिन वो दोनों भी बेहोश थे और उल्टियां किए जा रहे थे। ये देख न्यूक्लियर पावर प्लांट को तुरंत खाली करवाया जाता है और तीनों घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया जाता है। शुरुआती उपचार में डॉक्टर्स को लगता है कि ये साधारण केस है और शरीर का लाल होना कोई समस्या की बात नहीं है, लेकिन जब वही डॉक्टर्स हिसाशी के शरीर में मौजूद रेडिएशन का लेवल चेक करते हैं तो उनके होश ही उड़ जाते हैं। वो इस सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर ये व्यक्ति जिंदा कैसे है। दोस्तों, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जब जान बचाने वाला डॉक्टर भी ये सोचने पर मजबूर हो जाए कि आखिर उसका पेशेंट अभी तक मरा क्यों नहीं है, तो कल्पना कीजिए कि ऐसे मरीज की हालत क्या ही रही होगी। जी हाँ, ये किसी चमत्कार से कम नहीं था, खासकर हिसाशी का बचना।
जिसके शरीर में उस समय एक भी WBC यानी व्हाइट ब्लड सेल नहीं बचा था। उसके क्रोमोसोम्स पूरी तरह से नष्ट हो चुके थे। क्रोमोसोम्स का नष्ट होना मतलब DNA का खत्म हो जाना। और ये तो आप जानते ही होंगे कि किसी भी जीव का अस्तित्व तभी तक है जब उसका DNA काम कर रहा होता है। हिसाशी आउची के शरीर में ये प्रक्रिया अब ठप हो चुकी थी। उसके शरीर में नए सेल्स बनना बंद हो चुके थे और पुराने सेल्स तेजी से खत्म हो रहे थे। आसान भाषा में कहें तो हिसाशी जिंदा जरूर था, लेकिन उसका शरीर धीरे धीरे मरना शुरू हो चुका था। इसे मेडिकल भाषा में स्लो डेथ भी कहते हैं। हिसाशी के साथ ये सब इसलिए हो रहा था क्योंकि अब से मात्र 24 घंटे पहले उसके शरीर ने 17 सिवर्ट रेडिएशन अपने अंदर समा लिया था। सिवर्ट रेडिएशन को मापने वाली यूनिट होती है। इसे आसानी से कुछ ऐसे भी समझ सकते हैं कि इंसान का शरीर एक साल में 1 सिवर्ट का 1000वां हिस्सा झेल सकता है, जबकि हिसाशी को तकरीबन 17 सिवर्ट का झटका लगा था और ये रेडिएशन अब भी उसके शरीर में मौजूद थे। कुछ ऐसी ही हालत अन्य 2 लोगों की भी थी। लगातार इलाज करने के बाद भी उनकी हालत में कोई सुधार नहीं आ रहा था। बेहतर इलाज के लिए उन्हें टोक्यो के एक बड़े अस्पताल में भर्ती करवाया गया, लेकिन तीनों की हालत में कोई भी सुधार नहीं आया। खासकर हिसाशी, जिसका शरीर अब धीरे धीरे गलने भी लगा था। उसका शरीर जगह जगह से फटने लगा था और हर जगह से खून बाहर आने लगा था। उसके शरीर में खून बनना बंद हो गया और बचा हुआ खून उसकी आंखों से बाहर आने लगा। उसे एक बेहद एडवांस फैसिलिटी में शिफ्ट भी किया गया ताकि उस पर किसी भी तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो। डॉक्टर्स को अंदाजा हो चुका था कि कम से कम हिसाशी तो अब बचने वाला नहीं है, लेकिन इसके बाद भी उसका इलाज बंद नहीं किया गया। दोस्तों, ये सुनकर किसी को भी यही लगेगा कि डॉक्टर्स आखिरी दम तक उसकी जान बचाने का प्रयास करना चाहते थे, इसलिए वो हार मानने को तैयार नहीं थे और एक मरते हुए शरीर को हर मुमकिन इलाज देना चाहते होंगे। लेकिन दोस्तों, सच्चाई ये थी कि अब तक हिसाशी का शरीर एक मेडिकल सब्जेक्ट बन चुका था। अब उसे बचाने की नहीं बल्कि उसके जिंदा रहते हुए डॉक्टर्स उसके शरीर पर ज्यादा से ज्यादा एक्सपेरिमेंट कर वो डेटा हासिल कर रहे थे जो भविष्य में काम आए। क्योंकि कई दिन बीत जाने के बाद भी जब हिसाशी की हालत में कोई सुधार नहीं आया तो उसकी वाइफ ने उसे इच्छा मृत्यु दे देने की बात कही, लेकिन डॉक्टर्स ने उसकी एक ना सुनी और ये कहकर उसका इलाज जारी रखा कि उसे जिंदा रखने की कोशिशें कर रहे हैं। हालांकि इस केस में जापान की सरकार भी सीधे तौर पर शामिल हुई और सरकार की तरफ से हिसाशी को हर संभव मदद देने का प्रयास भी किया गया। सरकार ने उसके लिए दुनिया के कई नामी और एक्सपर्ट डॉक्टर्स को बुलवाया। उसे हर दिन कई लीटर खून चढ़वाया गया, कई स्टेम सेल इम्प्लांट किए गए। शुरुआत में तो ये इलाज असरदार भी साबित हुए, लेकिन जल्द ही ये सब कुछ फेल होता चला गया। इलाज के 59वें दिन हिसाशी को दिल का दौरा भी पड़ा। तब सभी को ये लगा कि अब हिसाशी की मौत निश्चित है, और वो इसलिए क्योंकि उसका दिल और किडनी भी अब निष्क्रिय हो गए थे। लेकिन अब इसे उसकी किस्मत कहें या फिर बदकिस्मती, जो इतनी दर्दनाक हालत होने के बावजूद भी हिसाशी की जान फिर एक बार बच गई, और वो इसलिए क्योंकि अब वो एक मरीज ना होकर मेडिकल सब्जेक्ट था, जिसे बचाने और जिंदा रखने के लिए डॉक्टर्स हर वो तरकीब आजमा रहे थे जो उन्हें आती थी। हर बार जब भी वो होश में आता तो सिर्फ एक ही बात कहता कि उसे मर जाने दिया जाए, लेकिन डॉक्टर्स को जैसे ये बात ना तो सुनाई देती थी और ना ही कुछ समझ आता था। तभी तो वो एक जिंदा लाश को बचाने में लगे हुए थे, जिसके बारे में वो अच्छे से जानते थे कि उन्हें कोई भी कामयाबी हासिल नहीं होगी। कहते हैं कि अपने आखिरी समय में हिसाशी की हालत ये हो गई थी कि खुद डॉक्टर्स भी उसे देखकर घबरा जाते थे। उसके शरीर पर अगर कोई टेप लगा दिया जाता था तो उसे छुड़ाना मुश्किल होता था, क्योंकि ऐसा करने पर उसकी खाल तक बाहर आ जाती थी। अब हर दिन उसके शरीर से कई लीटर खून और लिक्विड का रिसाव होने लगा था, जिसे पूरा करने के लिए उसके शरीर में लिक्विड इंजेक्ट किया जाता था। वो खुद से कुछ खा भी नहीं सकता था, इसलिए खाना भी शरीर में इंजेक्ट किया गया। डॉक्टर्स के पास उसे देने के लिए हर एक चीज थी सिवाय मौत के, जिसकी उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी। कहते हैं कि अपने आखिरी समय में हिसाशी की हालत कुछ इस प्रकार हो गई थी कि अब वो परमानेंट वेंटिलेटर पर था। शरीर पर चमड़ी ना के बराबर बची हुई थी। इन्फेक्शन की वजह से उसके बाएं पैर को भी काट दिया गया था। हाथ और पैरों में स्टील रोड्स लगाकर उसे हवा में लटका दिया गया। लीवर और किडनी तो पहले ही काम करना बंद कर चुके थे। अंतिम समय से थोड़ा पहले फेफड़ों में भी पानी भर गया था। दिमाग की कोशिकाएं भी लगभग पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। कहने को तो ये एक शरीर था, लेकिन उसमें किसी भी चीज का कोई अस्तित्व बाकी नहीं बचा था। इन हालातों में आखिरकार 21 दिसंबर का वो दिन आया जब एक दर्दनाक जिंदगी से हिसाशी को छुटकारा मिल गया, क्योंकि आज ही के दिन अचानक उसे फिर एक दौरा आया जिसमें उसकी मौत हो गई। बात करें उसके साथियों की तो एक साथी 7 महीने तक जिंदा रहा और अंततः मौत के मुंह में जा गिरा, तो वहीं दूसरा साथी योकोकवा जिंदगी की जंग तो जीत गया, लेकिन कानूनी लड़ाई हार गया। लापरवाही बरतने के जुर्म में उसे जेल में डाल दिया गया। दोस्तों, हिसाशी को नर्क से मुक्ति तो मिल गई, लेकिन उसे डॉक्टर्स ने मरने क्यों नहीं दिया और उसे अंत तक जिंदा क्यों और किसके कहने पर रखा गया, ये आज भी एक रहस्य ही है। तो दोस्तों, ये थी हिसाशी की एक दर्दनाक कहानी।
वैसे तो इस कहानी से बहुत कुछ सीखा जा सकता है, लेकिन एक बात जो ध्यान देने वाली है वो ये है कि जीवन में लापरवाही से हमेशा बचें। कोई नहीं जानता कि एक छोटी सी गलती की सजा कितनी बड़ी हो सकती है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले शनिवार को शाम 6 बजे। तब तक के लिए खुश रहे, मस्त रहे, हंसते रहे। भगवान करे आप सभी लोगों का दिन शुभ हो।